नॉलेज चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 1857 की एक वीरांगना की गाथा और उसके उत्तराधिकारी पुत्र के संघर्षपूर्ण जीवन वृत्तांत। झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव, असली नाम आनंद राव, सबको याद है। रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ, वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था, जिसने उसी गुलाम भारत में ज़िंदगी काटी जहां उसे भुलाकर उसकी मां के नाम की कस्में खाई जा रही थी। अंग्रेज़ों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं माना था, सो उसे सरकारी दस्तावेज़ों में कोई जगह नहीं मिली थी। ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही कुछ गलत अलंकारिक वर्णन को ही इतिहास मानकर इतिश्री कर ली। 1959 में छपी Y.N. केलकर की मराठी किताब इतिहास सहली इतिहास के शहर में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया। उसकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगी ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी से थे। आइए दामोदर की कहानी दामोदर की जुबानी सुनते हैं। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में मैं पैदा हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बनूंगा। ये बात मेरी ज़िंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने मुझे गोद ले लिया। गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे। माँ साहब महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। माँ साहब को 5,000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति भी माँ साहब के पास रहेगी। माँ साहब के बाद मेरा पूरा हक उनके खजाने पर होगा, मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेज़ों के खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो पैसे मुझे दे दिया जाएगा। माँ साहब को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। मेरे सेवकों रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में मुझे बताया कि माँ ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा रखा था। मुझे खुद ये ठीक से याद नहीं। उस लड़ाई के बाद हमारे कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए थे। नन्हे खान, आलेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊँटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। हमारे पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में हम पेड़ों के तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। असल दिक्कत बारिश शुरू होने के साथ हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना के खबर न करने की कीमत 500 रुपये, 9 घोड़े और 4 ऊँट तय की। हम जिस जगह पर रहे वो किसी झरने के पास ही था और बहुत खूबसूरत थी। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपये थे, जो अब पूरी तरह ख़त्म हो गए थे। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सबको लगा मैं नहीं बचूंगा। मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतज़ाम करे। मेरा इलाज तो हो गया, मगर हमें बिना पैसे के वहाँ रहने नहीं दिया गया। मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपये दिए और जानवर वापस मांगे। उसने हमें 3 घोड़े वापस दिए। वहाँ से चलने के बाद हम 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के सिपरी गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहाँ 3 दिन बाद उन्होंने हमें बंद रखा। फिर सिपाहियों के साथ झालरपाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक करके मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। हमारे ज़्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया।
माँ साहेब के रिसालेदार उन्हें नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर फ्लिंक से कहा, झांसी की रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगल में जानवरों जैसी ज़िंदगी काटनी पड़ी है। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं, इसे छोड़ दीजिए, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की। वहाँ से हम अपने विश्वासों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफ़र का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहेब 32 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहेब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज़ हमारे पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेज़ों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाज़त मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। रानी का एक सौतेला भाई चिंतामनराव तांबे भी था। तांबे परिवार इस समय पूना में रहता है। झांसी की रानी के वंशज के तो इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे थे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली माँ थी, बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। दामोदर राव की दूसरी शादी में लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासीन तथा कठिनाई भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव तथा चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी माँ के याद में उनके कई चित्र बनाए और जो झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। उनके वंशज श्री लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाइपिस्ट का कार्य करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवानिवृत्त हुए। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में प्रपौत्र अरुण राव झांसी वाला, उनके धर्मपत्नी वैशाली, बेटे योगेश और बहू प्रीति का धनवंतरी नगर इंदौर में सामान्य नागरिक की तरह मध्यम वर्ग परिवार है। धन्यवाद।